नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। आज शनिवार का दिन था। शनिवार में वैसे भी छुट्टी का माहौल होता है, खबरें कम होती हैं, तो सोचा थोड़ा विश्लेषण कर लें। हाल ही में जो चुनाव के नतीजे आए, जिसमें उत्तरी पूर्व के 3 राज्य के चुनाव हुए, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, तीनों जगह भाजपा की सरकार बनी। कुछ उपचुनाव हुए, इसमें भाजपा बुरी तरह से मार खा गई, लेकिन चर्चा जो हुई, जैसे कि हमेशा होती है, जीत की हुई। हिमाचल और दिल्ली के हार की नहीं, गुजरात की जीत की हुई। यहां पर भी नॉर्थ ईस्ट की जीत की चर्चा हुई। और मानो नॉर्थ ईस्ट के इन 3 राज्यों की जीत से 2024 के चुनाव के निर्णय भी लोगों ने घोषित कर दिए। कई लोग नॉर्थ ईस्ट को ट्राइबल से जोड़ के पूरे देश के ट्राइबल को बीजेपी के साथ कर रहे थे। तो कुछ इस तीनों राज्यों की, जहां 60-60 सीटों की विधानसभा है, तो शायद एक एक दो दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं, वहां की जीत ऐतिहासिक जीत बता रहे थे। और विरोधियों को इन तीनों राज्यों से जो हार मिली, उससे भारत से विरोधियों का पूर्ण रूप से दुकान बंद हो गई। ये घोषणा भाजपा के नेता, अंधभक्त और तमाम लोग कर रहे थे। आने वाले समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले थोड़ी नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पे चले, कर्नाटक पे चले, सॉरी। छत्तीसगढ़, यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 2013 में जब चुनाव हुए, यूपीए की सरकार थी। तो जैसा कि कई बार मैंने कई प्लेटफॉर्म पे भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा छोड़ के बाकी राज्य केंद्र के साथ ही जाना पसंद करते। तब यूपीए की सरकार थी, तो ये यूपीए में थे। तो बीजेपी का वोट शेयर मात्र वहां 2% था। 2014 में केंद्र में सरकार बदली, 2018 में फिर इन 3 राज्यों में चुनाव हुए। मेघालय में 9.6% वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा, जो 2013 में 2% था। 2018 में मेघालय में 10% हुआ, नागालैंड में करीब करीब 15% हुआ, और त्रिपुरा में 44% हुआ। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य था जहां हमेशा लेफ्ट की सरकार रहती थी, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो। वो एक राज्य, और वहां पे ट्राइबल्स ज्यादा थे, वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी बिल्कुल नहीं के बराबर थी, 10-20% के आसपास आती है। बाकी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में वहां पे 70 से 85% क्रिश्चियंस आते हैं। वो एक बड़ा इम्पैक्ट था और लेफ्ट का कब्जा था। लेकिन त्रिपुरा में 2018 में एक अभूतपूर्व सफलता बीजेपी को मिली, जो 44% मतदान उनको मिला। 2023 में जब चुनाव हुए, जिस चुनाव के नतीजों की बात करते हैं, तो मेघालय में 2013 और 18 में जहां 2% से मेघालय में 9.6% आ गए थे, अब मेघालय में 9.6% से 9.3% वोट शेयर मेघालय में बीजेपी का आ गया है। सीटें भी लगभग उतनी ही हैं। तो बीजेपी का वोट शेयर घटा है यहां पे, भले ही सीटें उनकी उतनी ही आई हो। तो ये अभूतपूर्व विजय, और इससे पूरे 2024 में बीजेपी के सामने पूरा देश नतमस्तक हो गया। ये कैसे माने, ये मैं आप दर्शकों पे छोड़ता हूं। नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में 2018 में 15.31% वोट शेयर था। वो 3% बढ़ा है, 18.8% हुआ है। लेकिन सीटें 12 ही है 60 में।
त्रिपुरा में 2018 में जो 44% वोट था वो घट के 39% आ गया, 5% की गिरावट है। पिछली बार बीजेपी ने आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 36 सीटें जीती थी। गठबंधन वाली को एक मिली थी, तो 37 सीटें मान लीजिए एनडीए सरकार में थी। अब बीजेपी के पास 32 सीटें आ गई हैं। वोट शेयर में 5% की गिरावट और सीट में 4 सीटें कम। अब ऐसे में नागालैंड में आप 2.5% बढ़ते हैं, त्रिपुरा में 5% कम होते हैं, मेघालय में भी आप करीब करीब 1% से गिरावट वहां पे भी है, या 0.5% की गिरावट है। तो जब इन तीनों राज्यों का वोट प्रतिशत और सीटें का आकलन ये है कि आपको कहीं भी बढ़ोतरी नहीं मिली, 2018 से 2024 में आप नीचे ही आए, तो फिर ये ऐतिहासिक विजय, और ये विजय 2024 के चुनाव पे कैसा इम्पैक्ट डालेगी, ये आप देख लीजिए। ये कुछ डाटा है इलेक्शन कमीशन का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी ने बुरा किया, लेकिन जिस हिसाब से इस विजय को दिग्विजय बताया जा रहा है, उस विजय की असली कहानी, सच्चाई क्या है, ये मैंने आपके सामने रखी। अब आते हैं आने वाले चुनाव में। कर्नाटक में सबसे पहले चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस के पास 72 सीटें हैं, जेडीएस के पास 30 सीटें हैं, वहां पे बीजेपी के पास 120 सीटें हैं, 224 का हाउस है, 112 सीटें चाहिए। जो अंदरूनी आकलन है, जो सोर्सेज बताते हैं संघ या बीजेपी की, वो कहते हैं कि इस बार बीजेपी 60 सीटों तक पहुंच गई तो बड़ी बात है। मतलब आपको 60 सीटें और लगेगी सत्ता में आने के लिए। मुख्य कारण एंटी इनकम्बेंसी, उसके बाद येदुरप्पा को अपमानित करके जिस हिसाब से मुख्यमंत्री पद से निकाला, वो अपमान लिंगायत भूलने को तैयार नहीं। बोम्मई सरकार ठीक से चला नहीं पा रहे, भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला कि 40% की सरकार के नाम का एक टैग लग गया है। आम आदमी भी 40% की सरकार कहता है, क्योंकि पाटिल नाम के कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या की और लिखा कि हमें 40% मंत्री जी मांगते हैं, कहां से दें। उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जब पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे विपक्षी नेताओं के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार छापे कर रही है, ऐसे में जब कर्नाटक के विधायक के यहाँ 8 करोड़ कैश मिलती है उसके बेटे के घर में, 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए बेटा मिलता है, और बेटा अपने बाप के लिए रिश्वत लेते आ रहा था, ये प्रूफ होता है। इसके बाद भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वहां नहीं पहुंचती, वो भ्रष्टाचार सदाचार घोषित होता है। ये कहीं ना कहीं कर्नाटक के लोगों के मन में नहीं है। भाजपा वहां बहुत बटी हुई है, कांग्रेस बहुत एग्रेसिव है। ऐसे में कांग्रेस फिर से अपने पुराने आंकड़े पे आ जाए और जेडीएस और कांग्रेस फिर सरकार बनाए तो आश्चर्य नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आए तो मध्य प्रदेश का आकलन ये है कि 80 सीटों पे कांग्रेस भी आंख मूंद के आश्वस्त है और 80 सीटों पे बीजेपी भी आश्वस्त है, लेकिन आपको सरकार बनाने के लिए 116 सीटें चाहिए, तो हर एक को करीब करीब 26-27 सीटों की जरूरत है। पिछली बार तो कांग्रेस को तोड़ के इन्होंने वो जरूरत पूरी की थी। इस बार क्या करेंगे, क्योंकि फिर सिर्फ घोषणाएं हो रही है, किसान पीड़ित है, भ्रष्टाचार का बोलबाला भयावह है, डिलीवरी गांव तक जा नहीं रही है, सिर्फ विज्ञापनों में चीजें दिख रही है। बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी बहुत है। कांग्रेस वाकई चुनाव लड़ना चाहती कि नहीं चाहती, इस बारे में मतदाता संभ्रम में है, भ्रमित है।
उसको समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस वाकई चुनाव लड़ना चाहती है कि कांग्रेस सिर्फ बात ही करती है। कुल मिला के बीजेपी वहां पे भी कंफर्टेबल नहीं है। सीटें बदलने की बहुत बात हो रही है कि इस बार बहुत ज्यादा लोगों की सीटें बदली जाएगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 90 सीटों में से 71 सीटें कांग्रेस के पास थी, 14 बीजेपी के पास। उसके बाद बीजेपी ने पूरे 5 साल में कहीं भी कोई संघर्ष करता हुआ दिखाई नहीं देता। अंदरूनी गुटबाजी, जो संघर्षशील नेता हैं उनको साइड पर रखा जाता है। अब ओम माथुर भी पहुंच गए वहां पे प्रभारी बन के, वो कितना कर पाएंगे? क्योंकि वहां बीजेपी, जो चर्चा है, लोग कहते हैं कि ये बीजेपी जो है वे वहां पे बघेल सरकार के पेरोल पे है। जैसे उड़ीसा में कहते हैं कि वहां विपक्ष होता ही नहीं, वो सत्ता पक्ष के ही पेरोल पे होता है, या गुजरात में विपक्ष नहीं के बराबर है। वैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में फिर बीजेपी के आने के कोई चांस दिखाई नहीं देंगे अभी तो वर्तमान में। बघेल साहब ने पूरी तरह से और जनमानस पे कब्जा करके रखा है। भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है, लेकिन केंद्रीय सरकार बीजेपी की है केंद्र में, वो विरोधियों को परेशान करती है। इस चद्दर के नीचे बघेल साहब अपना भ्रष्टाचार बाखूबी छुपा के निकल जाते हैं। उस भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचने का काम जिस विपक्ष को यानी भाजपा को करना था, उसमें भाजपा पूरी तरह से विफल है। तो आज थोड़ा बहुत विश्लेषण, सत्य क्या है नॉर्थ ईस्ट का, ये आपके सामने रखा। आने वाले 3 राज्यों के चुनाव के आज की स्थिति के आकलन आपके सामने रखा। इसलिए मैंने कहा कि जो दावे हैं वो खोखले हो जाते हैं, तो दावे की सच्चाई झूठी साबित हो जाती है। फिर सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। आज इतना ही न्यूज नशा में। फिर आऊंगा सोमवार को किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा न्यूज नशा। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।